मैं बेशर्म बंदा हूँ, कोई हीरो वाली एंट्री नहीं है मेरी। स्कूल में पी टीचर हूँ यार मैं, क्योंकि रोज ब्लैक ड्रेस पहनने वाली उस खूबसूरत मैम को ताड़ने में बड़ा मजा आता है। पर उस दिन जब मैं डेस्क पर बैठकर टाइम पास कर रहा था, मेरा माउस कर्सर अचानक स्क्रीन से बाहर निकल गया। अरे भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या, या मुझे कुछ दिखने लगा है? मैंने घबराकर माउस पर क्लिक किया। तभी मेरा चाय का कप सीधे नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। मेरा दिल भी मानो उसके साथ ही बैठ गया। अरे भाई, ये माउस तो सचमुच असली चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ये तो सीधे सीधे जादू है भाई, ऑफिस वाला टेलीकिनेसिस। तभी मेरा कर्सर पास बैठी उस खूबसूरत ग्रे सूट वाली डायरेक्टर की तरफ बढ़ा और चुपके से मैंने उसे उनकी डेस्क के नीचे खिसका दिया। फिर क्या, मैंने उनके पांव पर क्लिक कर दिया हल्का सा। अचानक पैर में खुजली होने से वो खूबसूरत डायरेक्टर चौंक गई। उन्होंने जल्दी से अपनी हील उतारी और खुजाने लगी। ये नजारा देखकर तो मेरे मजे आ गए यार। बस फिर क्या था, पागल की तरह बार बार क्लिक करने लगा। इस बार तो डायरेक्टर साहिबा का पूरा बदन मचल उठा। उनका चेहरा भी मारे गुस्से और शर्म के लाल हो गया। बस नाक से खून ही बहना बाकी था मेरा। क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी है यार। ये चीज तो कसम से कोई खजाना है। हद से ज्यादा मजेदार है ये तो। मैं तब तक खेलता रहा जब तक वो डायरेक्टर साहिबा लाल चेहरा लेकर बाथरूम की तरफ नहीं भाग गई। उसके बाद जाकर मैंने माउस के बाकी फीचर्स टेस्ट किए। मैंने कर्सर को उस 10,000 पर रखा जो मैंने अभी अभी बैंक से निकाले थे। फिर प्रो खिलाड़ी की तरह राइट क्लिक कर दिया। हवा में ही एक सब मेनू प्रकट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है। आदत से मजबूर होकर मैंने कॉपी और पेस्ट मार दिया। अगले ही पल नोटों की गड्डी सामने प्रकट हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तो सचमुच काम कर गया। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब मेरी किस्मत चमकने वाली है। शायद किसी अमीरजादी से शादी भी हो जाए, जाहिर सी बात है। लेकिन अगले ही सेकंड मेरा ध्यान एक चीज पर गया। सारे नोटों के सीरियल नंबर बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने दूसरा नोट उठाकर देखा, वही सेम प्रॉब्लम। इसका मतलब ये सारे नोट नकली हैं। अगर इन्हें चलाया तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा। फिर अमीर बनने का मेरा सपना कैसे पूरा होगा? कोई चारा नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर मैंने माउस उन नोटों पर निशाना लगाया और डिलीट का बटन दबा दिया। फिर किसी पागलो वैज्ञानिक की तरह मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। मैंने कर्सर को एक पेन के ऊपर रखा। एक कॉपी और पेस्ट के बाद जाने कहां से एक और पेन प्रकट हो गया। मैंने उस नकली पेन को कागज पर चलाकर देखा। वो बिल्कुल असली वाले जैसा ही चल रहा था। मैं मजे से अपनी इस नई ताकत में खोया हुआ था। तभी वो खूबसूरत डायरेक्टर जनता कब चुपचाप आकर मेरे पीछे खड़ी हो गईं, और मैंने कंप्यूटर पर वो गेम बंद ही नहीं किया था। एक बार फिर वो मुझे कामचोरी करते हुए पकड़ लेती हैं। वो गुस्से से कहती हैं कि इस महीने की ये तीसरी बार है। पूछती हैं कि क्या मुझे इस नौकरी की कोई परवाह है या नहीं। फिर वो मेरे बाल पकड़कर खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं उनका हाथ झटक देता हूं। अचानक मेरा ऐसा बर्ताव देख वो आगबबूला हो जाती हैं। कहती हैं कि अब तू बगावत पर उतर आया है, और मुझे प्रिंसिपल से कहकर नौकरी से निकलवाने की धमकी देती हैं। वो कोई मजाक नहीं कर रही थीं। आखिरकार प्रिंसिपल साहब उनके अपने जो पिता हैं। मैंने भी हंसकर उन्हें चुनौती दे डाली। मैंने कहा, निकलवा दो नौकरी से, कौन डरता है तुमसे? ये सुनकर तो मानो उनके कान से धुआं निकलने लगा। कहती है, तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। ताने मारते हुए बोली कि उम्र देख, अपनी 30 साल का होने को आया है। न ढंग का घर है, न गाड़ी, और बैंक में फूटी कौड़ी तक नहीं। एक गर्लफ्रेंड तक तो है नहीं तेरी। महीने के बस 3,000 कमाता है तू। फिर किस हक से तू मुझ पर आवाज उठा रहा है? उनकी इन बातों ने तो मेरे दिल पर सीधा वार किया। हर एक ताना सीधे मेरे खाली बटुए पर जाकर लगा। अगर बात पहले की होती तो मैं चुपचाप सिर झुकाकर उनकी हर बात मान लेता। पर अब मेरे पास जादुई माउस है। अब मैं इस औरत से भला क्यों डरने लगा? हम बहस कर ही रहे थे कि जाने कैसे मेरे हाथ के माउस से उस खूबसूरत डायरेक्टर पर राइट क्लिक हो गया। मैंने किसी तरह कॉपी पेस्ट करने के अपने अरमानों को दबाया। तभी मुझे नीचे डिटेल्स यानी विवरण का ऑप्शन दिखाई दिया। अरे इसका क्या मतलब है भाई? जैसे ही मेरी उंगली ने क्लिक किया, उनकी सारी कुंडली स्क्रीन पर आ गई। नाम है चूयू, उम्र 25 साल है, लंबाई 170 सेंटीमीटर और वजन 50 किलो है। इनका खूबसूरती का स्कोर 85 है। स्टेट्स में लिखा है अनोपेंड यानी कुंवारी। मेरा तो भेजा ही फ्राई हो गया। अरे भाई, ये माउस तो लोगों की पूरी पोल भी खोल सकता है। गजब भाई, पैसे कमाने का एक और नायाब तरीका मिल गया। चूयू ने झल्ला कर पूछा कि मैं उसकी बात सुन भी रहा हूं या नहीं। मुझे अपनी ये बकवास बंद करने को कहा। बोली, अपनी औकात भूल गया है क्या तू? तब मैंने भी सीना चौड़ा करके कह दिया कि बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूं। बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और आलीशान बंगलों में रहूंगा। हो सकता है तुझे ही अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख लूं। चूयू जोर से हंसी और बोली कि तू तो मुझे मजाक मजाक में ही मार डालेगा। तेरी जो हालत है ना, इस स्कूल के बिना तू सड़क पर आ जाएगा। फिर वो अकड़कर बोली कि अगर ऐसा दिन कभी सच में आ गया तो मैं तेरे सामने घुटने टेक कर तेरा जूता साफ करूंगी। मैंने कहा, एक मिनट रुक जरा, मुझे यह बात रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ताकि मैडम दोबारा मुकर न सकें। देखते हैं मैं दम है या नहीं। इतना कहकर मैंने झट से अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया और कैमरा उस खूबसूरत डायरेक्टर की तरफ कर दिया जिसके ख्यालों में मैं अक्सर खोया रहता था।
हाँ भाई, देख लो सब, ये बड़ी मैडम चुयू खुद सबके सामने कह रही हैं कि अगर ये नाचीज इस स्कूल को छोड़कर सच में आलीशान गाड़ियां और बंगले खरीद लाया तो ये मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे जूते चाटेंगी। बहुत बढ़िया। मैंने कहा, देखा सबने, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है ये। यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। यहाँ मौजूद सब लोग भी गवाह हैं, बाद में मुकर मत जाना। इतना कहकर मैंने अपना फोन बंद कर दिया। उस खूबसूरत डायरेक्टर को बहस करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने अपना टीचर वाला आईडी कार्ड भी डेस्क पर पटक दिया और चूयू से कहा कि बस कुछ दिन और रुक जा। कुछ ही दिनों में मैं तुझे लेने लग्जरी कार लेकर आऊंगा, तब तुझे मेरे सामने घुटने टेकने ही होंगे। चुयू की नजरों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था और मैं शान से अकड़ता हुआ स्टाफ रूम से बाहर निकल आया। स्कूल से बाहर निकलते ही मैं सीधे पास के एंटीक मार्केट की तरफ चल पड़ा, क्योंकि जब मेरा माउस पुरानी चीजों की पूरी कुंडली खोल सकता है तो मैंने पैसे कमाने का तगड़ा जुगाड़ सोच लिया था। अब पुरानी चीजों की पहचान करना मेरे बाएं हाथ का खेल था, वो भी मेरी जेब में रखे इस जादुई माउस की वजह से। मैं पंजियायुआन एंटीक मार्केट पहुंच गया और सड़क किनारे सजी दुकानों को देखने लगा। मेरी नजरों में तो यह पूरा बाजार सोने की खान था। मैं बस यूं ही मजे से टहलने लगा। मेरी उंगलियां चुपके से मेरी जेब के अंदर ही माउस को कंट्रोल कर रही थीं, जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता था। वो जादुई कर्सर असली दुनिया में बड़ी फुर्ती से घूम रहा था। दुकानों पर रखी एक एक चीज को स्कैन कर रहा था। अरे भाई, यहाँ रखी सारी की सारी चीजें नकली क्यों हैं? तभी मेरी नजर एक रहस्यमयी किताब पर पड़ती है। अरे भाई, इसकी कीमत पूरे 100 मिलियन युआन है। ये भला क्या है भाई, 100 मिलियन की? उस टूटे फूट लकड़ी के बक्से के अंदर खजाना छुपा है। जोश में आकर मैं झटपट आगे बढ़ा, पर मेरे उठाने से पहले ही बगल वाला एक लौंडा झपट्टा मारकर बक्सा उठा ले गया और आते ही उसने सीधे ढक्कन खोल दिया। कसम से अंदर से ड्रैगन के डिजाइन वाली शाही जेड की मुहर चमक उठी। वो आदमी बोला, जबरदस्त पीस है भाई, और सीधे दाम पूछ बैठा। दुकानदार ने उसकी आंख की तारीफ की और नीचे लिखे शब्द पढ़ने को कहा। वही स्वर के आदेश से निर्मित, अनंत समृद्धि के साथ दीर्घायु। सीना फुलाकर दावा करने लगा कि यही असली इंपीरियल जेड सील है। कहता है एकदम शुद्ध मटेरियल से बनी है भाई। अगर भाई को पसंद आ गई है तो बस 1 लाख दे दो। इसे कहते हैं बदकहानी। सीधे इंपीरियल सील ही बना डाला। इस दुकानदार का जिगर तो पूरे राजमहल जितना बड़ा है। अगर वो वाकई शाही मुहर होती तो ये खुद को राजा घोषित कर देता। माउस ने तुरंत पोल खोल दी। साला इंडस्ट्रियल कलर से रंगा हुआ घटिया नकली पत्थर है। ज्यादा देर हाथ लगाया तो चमड़ी गल जाएगी। बेवकूफ भी इसके पास न फटके। पर वो महानुभाव तब भी कार्ड से पेमेंट किए जा रहे हैं। दुकानदार भी मजे ले रहा है। बोला, भाई तुमने तो महा लूट मचा दी। अरे वाह, सचमुच किसी ने खरीद भी लिया। हद है। मेरी आखिरी उम्मीद पानी में चली गई। अब उस बक्से का क्या करूं जो मुझे चाहिए था? अरे रुकिए, बक्से के अंदर जो किताब थी उसका क्या? दुकानदार ने उस मूर्ख से कहा, बक्सा पुराना है तो क्या हुआ, इसे भी साथ ले जाओ। यहां तक कि शेखी बघारने लगा कि ये भी असली एंटीक है। दोनों की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त बैठी कि उसने किताब मुफ्त में थमा दी। खरीदार भी खुशी से गदगद होकर धन्यवाद देने लगा। किताब के कवर पर मोटे अक्षरों में छपा था, रिफैक्टरिंग यानी पुराना कोड सुधारना। मैंने दुकानदार से पूछा, भैया क्या ये कचरा भी कोई एंटीक माल है? अरे ये तो सीधी सादी विदेशी किताब लगती है। फिर माउस ने इसकी कीमत 100 मिलियन क्यों दिखाई भाई? कहीं मेरे माउस का सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं हो गया? दुकानदार मुंह बिगाड़कर हंसा। बोला, अच्छे माल के साथ अच्छा जेड ही जमता है। और उसने उसी कबाड़ किताब से अपनी नकली शाही मुहर झाड़नी शुरू कर दी, मानो वो किताब उसकी बेशकीमती मुहर को गंदा कर देती। उसने खरीदार से कचरे में फेंकने को कहा और वो उल्टे पांव खिसक लिया। मैंने दुकानदार की तरफ देखा। भैया क्या वो किताब जरा देखने को मिल सकती है? उसने पन्ना पलट पलट कर पूरी किताब खंगाल डाली, पर कबाड़िए को उसमें कोई सुराग नहीं मिला। तब वह बोला, जरा तमीज से हाथ लगाना इस पर। अब भी जित पकड़ रखी थी कि असली एंटीक है। मैंने कहा, भाई पैसे के चक्कर में दिमाग का दही हो गया है क्या तेरा? अरे पिछले हिस्से में साफ साफ पब्लिशिंग डेट छपी है। मुश्किल से 2 साल पहले तो छपकर आई है बाजार में। वो झल्लाकर बोला, जब देख ही लिया तो अब मुंह क्या ताक रहे हो? मैंने बहाना मारा, अरे मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है भाई। ये तो एकदम मेरी ही पढ़ाई से मैच करती हैं। चलो, बहाना भी एकदम सॉलिड बैठ गया। मैंने दुकानदार से कहा, चलो नाटक बंद करो, बहुत हो गया। अब यह बताओ कि इसके कितने पैसे लोगे? जब उसे दिखा कि मैं सचमुच इसे लेना चाहता हूं तो उसका शकूर दिमाग फिर गया। उसने झपटकर किताब वापस छीनी और दोबारा पन्ने पलटने लगा। अरे भाई, ये कबाड़िया तो बड़ा शातिर निकला। क्या सच में कोई झोल है? कहीं 100 मिलियन का चक्कर किताब में ही तो नहीं? क्या पता पन्नों के बीच कोई दुर्लभ डाक टिकट चिपका हो। मैं धड़कते दिल से उसकी हरकतें देख रहा था। तभी उसने ऊपकर किताब वापस फेंक दी। बोला, ले जाओ, सिर्फ 300 में ले जाओ। मैंने बिना एक पल गंवाए झट से फोन निकाला और पेमेंट स्कैन कर दी। भीड़ से किसी ने कहा, अरे ये तो कोई कोडिंग की किताब लगती है, शायद कोई आउट ऑफ प्रिंट एडिशन होगा। दूसरा तुरंत तंज कसकर हंसा। अरे भाई, ऐसी किताबें तो बाजार में मुट्ठी भर रुपयों में मिल जाती हैं। तभी किसी की नजर मुझ पर पड़ी। चिल्लाया, अरे उधर देखो, ये पागलों की तरह कैसे मुंह फाड़कर हंस रहा है। मतलब इस किताब में कोई तो बड़ा राज छुपा है। कोई पूछ बैठा, अरे भाई क्या इस बार भी कोई बड़ा लॉटरी का टिकट हाथ लग गया?
मैंने मन में सोचा, ना बाबा ना, अभी इन पर भरोसा नहीं कर सकता। असली जश्न तो घर पहुंचने के बाद ही मचेगा। जब जिल्द देखकर ही माल साधारण लग रहा है तो वो 100 मिलियन वाली कीमत पक्का किताब के अंदर ही छिपी होगी। मैंने एक एक करके सारे पन्ने पलटने शुरू किए। पन्ने एकदम साफ सुथरे थे, हाथ से लिखा एक नोट तक नहीं था कहीं। सब कुछ एकदम साफ साफ छपा हुआ था। अब तो जनता को पक्का यकीन हो गया कि मैं किताब के अंदर कुछ छुपा रहा हूं, शायद अंदर कोई छुपा हुआ खजाना हो। पर यह बात कुछ हजम नहीं हुई। दुकानदार ने भी तो बाल की खाल निकाली थी, उसे क्या मिला? आखिर ये भला क्या चीज है भाई? क्या ये कोई कोडवर्ड वाली पहेली है? क्या वो 100 मिलियन इन अक्षरों और नंबरों के जाल में ही दफन है? आखिर वो जादुई कैरेक्टर स्ट्रिंग है कहाँ? तभी भीड़ में से एक लौंडे ने आवाज लगाई, बोला, भाई इस किताब में मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है। पूछने लगा, क्या ये मुझे बेचोगे? दूसरा बोला, अरे ये भी उसी गैंग का लग रहा है। जैसे ही इसने किताब मांगी, मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। न पहले आया न बाद में आया। ठीक उसी वक्त प्रकट हुआ जब मैंने वो कोड खोज निकाला और अब सीधे खरीदने चला आया है। मैंने कहा, भाई साहब यह किताब तो मेरी जान है। फिर मैंने ही दांव उल्टा फेरा, बता कितने पैसे देगा? वो झिझकते हुए बोला, तुम्हारे हिसाब से क्या सही कीमत होगी? मैंने भी ठाठ से कहा, क्यों भाई, 1 मिलियन देगा? और साले ने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। अरे भाई, सिर्फ एक कबाड़ किताब के लिए कौन 1 मिलियन फेंकता है? जनता का माथा ठनका बोले, इसका भेजा सटक गया है क्या? मैंने कहा, चल भाई, अगर सच में खरीदना है तो आ अभी सौदा पक्का कर लेते हैं। पर वो तुरंत मुकर गया, बोला, रहने दो यार, जरूरत नहीं। आखिरकार है तो कबाड़ की ही किताब। अब तो पक्का हो गया कि ये महाशय मेरा माल लूटने आए थे। ये किताब कोई साधारण चीज नहीं है भाई, जो इंसान एक झटके में 1 मिलियन फेंक दे। क्या वो बेवकूफ होगा? बात तो सही है, पर किताब देखने में तो एकदम टुच्ची लगती है। असली निशाना वो शराब नहीं थी। उसकी असली नजर तो इसी कैरेक्टर स्ट्रिंग पर है। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर साफ था कि मेरा तुक्का एकदम सटीक बैठा है। उसे वही जादुई कोड चाहिए था। मामला पूरी तरह संदिग्ध हो चुका था। सिर्फ एक कोड के लिए कोई 1 मिलियन क्यों उड़ाएगा? वो भी तब जब मैं उसे खुलेआम सबको दिखा चुका हूं। यहाँ खड़े इतने सारे लोगों ने उसे अपनी आंखों से देख लिया था। फिर उसे खरीदने के लिए अपनी टांग क्यों अड़ा रहा था? इसके अलावा अगर वो उस कोड के लिए 1 मिलियन देने को तैयार है जिसे सब देख चुके हैं, तो उसकी असली कीमत मिलियन से बहुत ऊपर है। चश्मे वाले ने मेरी बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। वो समझ गया कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी दिखा दी। उसे इतनी बड़ी रकम की बोली नहीं लगानी चाहिए थी और न ही इस किताब के प्रति इतनी दीवानगी दिखानी चाहिए थी। इस चक्कर में उसने खुद ही मेरे हाथ में सुकबुगाहट पकड़ा दी। अब बात बदलते हुए बोला, अरे भाई, तुम गलत सोच रहे हो। मुझे तो बस ऐसे ही ये किताब पसंद आ गई थी। उन कोड शोड से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यह भी सफाई देने लगा कि खरीदने का उसका कोई पक्का इरादा नहीं था। फिर उसने एक नई चाल चली, चलो भाई एक बार फिर से सारे पन्ने पलटकर दिखाओ तो सही। वो चाहता है कि आगे के पन्ने भी चेक किए जाएं। वो कहता है कि शायद ये मौजूदा एडिशन से मैच करते हों। अगर कंटेंट एक जैसा हुआ तो इस कलेक्टर्स पीस की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। उसका फोन बड़ी जोर से आवाज कर रहा है। मैं इसे 800 मीटर दूर से सुन सकता हूँ। मैं बड़े आराम से चीजों को खंगालता हूँ। वो पक्का इसी स्ट्रिंग के पीछे पड़ा है। लेकिन इसे इतने सारे लोग पहले ही देख चुके हैं। भले ही ये कीमती हो, पर इतनी नजरों से देखने के बाद अब इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी। फिर भी वो चाहता है कि मैं बाद के पन्ने पलटूं। इसका मतलब आगे भी ऐसी ही स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। जैसे ही मुझे अंदाजा होता है, मैं पन्नों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता हूं। फिर मैं एक एक करके पन्ने चेक करने लगता हूं। 20 से ज्यादा पन्ने पलटने के बाद ऊपर खाली जगह पर बॉल पॉइंट पेन से एक और स्ट्रिंग लिखी हुई है। ये बला क्या है भाई? वो आदमी कहता है कि मैं इसे जोर से पढ़ूं। वो मेरे लिए इसे डिकोड करने की पेशकश करता है। क्या उसे सच में मैं बेवकूफ लगता हूं? क्या उसे लगता है कि मैं खुद अंदाजा नहीं लगा सकता? यहाँ इतने सारे लोग हैं, पर सिर्फ वही इसे समझ पाया है। मैं आमतौर पर दूसरों के सस्ते सौदे खोजता हूँ। कोई मेरे लिए सस्ता सौदा नहीं ढूंढता। वो मुझसे कहता है कि जल्दबाजी मत करो। वो कहता है कि वो अपने पिता से पूछेगा। उसके पिता भी एक प्रोग्रामर हैं। यकीनन वो इसे समझ सकते हैं। मैं खुद एक प्रोग्रामर हूं, लेकिन वो स्ट्रिंग कोड जैसी बिल्कुल नहीं लगती। देर हो रही है। मैं एक टी हाउस जाकर थोड़ी राहत की सांस लेने का फैसला करता हूं। मैं सबको वहां से जाने को कहता हूं। मैं वहां से निकल जाता हूं। लेकिन कुछ लोगों की तो चैन से बैठने की आदत ही नहीं होती। उस चश्मे वाले आदमी की तरह कुछ लोग तो तुरंत फोन घुमाने लगते हैं। उधर थॉमसन रिवेरा हवेली में एक टॉप एआई कंपनी के पार्टनर झाओगाओ अपने कंपनी के प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। कॉल से उनका ध्यान भटकता है और वो चिढ़ जाते हैं। कोई बूढ़े झाओ को वो स्ट्रिंग चेक करने के लिए कहता है। जाहिर है इसकी कीमत 10 लाख है। झाओगाओ पूछता है कि क्या उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। वो कहता है कि वो एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा है। फोन करने वाला उसकी तारीफ करता है कि वही आसपास का इकलौता कोडिंग मास्टर है, बाकी सब तो बस पानी कम चाय हैं। झाओगाओ उसे तुरंत भेजने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि फोन मत काटना। झाओगाओ मैसेज खोलता है। वो भेजे गए कैरेक्टर्स को देखता है। एक नजर में ही वो जाने पहचाने लगते हैं। वो पूछता है कि ये स्ट्रिंग किसने भेजी है। इसे एक प्रोग्रामिंग की किताब से कॉपी किया गया था।
फोन करने वाले ने पहले पूछा कि ये क्या है। झाओ गाओ कहता है कि ये दिलचस्प है। शुरुआत में ये सिर्फ जाना पहचाना लग रहा था। वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन चूंकि ये प्रोग्रामिंग की किताब नहीं है, इसलिए उसे 70 से 80% यकीन है। फोन करने वाला उसे जल्दी करने की जिद करता है। झाओ गाओ कहता है कि ये शायद बिटकॉइन की पब्लिक की है। कॉलर पूछता है कि क्या उसे पक्का यकीन है। वो कहता है कि उसे 70-80% यकीन है और ये पता लगाना बहुत आसान है। वो कॉलर से इंतजार करने को कहता है। फिर वो सीधे फोन काट देता है। वो ब्राउजर खोलता है, फिर ऑफिशियल साइट पर लॉग इन करता है। वो उस स्ट्रिंग को दर्ज करता है। उसके अंदर 250 से ज्यादा बिटकॉइन है। कोई कहता है कि सिर्फ 200 से ऊपर, इतने कम। झाओगाओ उससे भीख मांगता है कि अपने कीमती हाथों का इस्तेमाल करो और ऑनलाइन जाकर चेक करो। बात करने से पहले जरा बिटकॉइन का भाव तो चेक कर ले। फिर वो कहता है कि चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक बिटकॉइन 60,000 का बिक रहा है। कॉलर कीमत सुनकर सन्न रह जाता है। 280 कॉइन मतलब 16 करोड़ 92 लाख। 16 करोड़ 92 लाख भाई। झाओ गाओ कहता है कि वो $60,000 में है। रुपए नहीं भाई, उसका भेजा ही शॉर्ट हो जाता है। ये तो सचमुच अमेरिकन डॉलर्स हैं। आज के एक्सचेंज रेट से हिसाब लगाएं तो ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। झाओ गाओ उसे समझाना छोड़ देता है। झाओ गाओ सबको तुरंत निकलने के लिए कहता है। वो कहता है कि सब एयरपोर्ट पर मिलेंगे। वो उन्हें करेंसी और बाकी लोगों को भी फोन करने को कहता है। कोई पूछता है कि उन्हें एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। झाओ गाओ को वो बुक बॉट चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। उन्हें बाकी सबसे पहले वहां पहुंचना होगा, इससे पहले कि मुझे पता चले कि ये बिटकॉइन की पब्लिक की है। कोई बूढ़े झाओ को इसे खरीदने के लिए कहता है। उसे लगता है कि वो पब्लिक की मिलने का मतलब 100 करोड़ से ज्यादा पाना है। झाओ गाओ कहता है कि बिटकॉइन के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों की जरूरत होती है। इसके लिए एक एड्रेस की भी जरूरत होती है। वो एक सीधा सा उदाहरण देता है। पब्लिक की बिल्कुल बैंक कार्ड जैसी होती है। इसे दूसरे पक्ष को दिखाया जा सकता है। कार्ड नंबर बिटकॉइन ट्रांसफर एड्रेस की तरह होता है। प्राइवेट की बिल्कुल कार्ड के पासवर्ड जैसी होती हैं। वो पूछता है कि क्या बात पूरी तरह समझ आ गई। कोई पूछता है कि फिर भी उन्हें इसे खरीदने की क्या जरूरत है। क्या ये खुद मुसीबत मोल लेना नहीं है। झाओ गाओ को लगता है कि एक मौके के लिए 10 लाख चुकाना घाटे का सौदा नहीं है। अगली सुबह तड़के मैं बिस्तर से उठता हूँ और अपनी नींद से भरी आंखें मलता हूँ। मुंह हाथ धोने के बाद मैं किताब अपने साथ रखता हूँ और नाश्ता करने नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं सीधा पांजियायुआन के लिए निकल पड़ता हूँ। जब मैं अभी भी ख्यालों में खोया हूं, सड़क पर 2 टैक्सियां आकर रुकती हैं। 8 आदमी बाहर निकलते हैं। मैं अपना सिर उठाता हूं, मेरी आंखें अभी भी उलझन में हैं। क्या शानदार शुरुआत है। एक आदमी बड़े अदब से मेरा स्वागत करता है। वो अपना परिचय देता है। उसका नाम झाओ गाओ है। मैं पूछता हूं कि क्या वो मुझे जानते हैं। उसने मुझे कल उस किताब के पास देखा था। वो उस किताब में बहुत दिलचस्पी रखते हैं जो मैंने उस स्टॉल से खरीदी थी। वो सुझाव देता है कि हम कहीं बैठकर बात करें। मैं पूछता हूं कि क्या वे उसी स्ट्रिंग के लिए आए हैं। वो ऐसा नाटक करता है जैसे वो जानता ही न हो कि वो क्या है। ठीक उसी वक्त और टैक्सियां आकर रुकती हैं। कई और लोग बाहर निकलते हैं। वो तुरंत मुझ पर नजर गड़ाते हैं और फिर तेजी से मेरी तरफ बढ़ते हैं। एक और आदमी बड़े अदब से मेरा अभिवादन करता है। महज कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मुझे घेर लेते हैं। जाहिर है उनमें से कोई भी आम आदमी नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। वो अपने अपने फील्ड के धुरंधर लगते हैं। साथ ही उन सबको पता है कि वो स्ट्रिंग असल में क्या है। क्या यहां सिर्फ मैं ही अनाथ हूं जिसे कुछ नहीं पता। कोई मुझे छोटा भाई कहकर बुलाता है। वो कहता है कि मैं अमीर बनने वाला हूं, 100 करोड़ से कम नहीं। वो कहता है कि जो किताब मैंने कल खरीदी थी, उसमें जो दर्ज है वो सिर्फ बिटकॉइन की पब्लिक की नहीं है। वो मुझे चेतावनी देता है कि इसे बेचना मत। सच कह रहा हूं, इसे बिल्कुल मत बेचना। वो कहता है कि ये सारे लोग यहां मेरा सस्ता सौदा लूटने आए हैं। सबसे पहला आदमी झाओ गाओ है। वो सुपर एआई में पार्टनर है। अरे इसके बगल वाला तो कोई मशहूर इन्फ्लुएंसर लग रहा है। और बाईं तरफ जो है वो किसी टेक कंपनी का पार्टनर है। तभी कहूं कि ऑनलाइन वो प्रोग्रामर दिग्गज। सबके सब अचानक चुप कैसे हो गए। मुझे लगा इन्होंने ये देखा ही नहीं, पर साले सब देख चुके थे, बस माल लूटने भागे आ रहे थे। मैंने सबको वापस जाने को कहा। साफ बोल दिया कि किताब बिक्री के लिए नहीं है। एक आदमी मुझे मनाने लगा, बोला मेरे किस काम की 2 मिलियन ले लो। दूसरा तुरंत 3 मिलियन ले आया। कोई बोला कि मैं भी बस सस्ते में माल समेट रहा हूं, अगर मना करूंगा तो कीमत बहुत कम आंक रहा हूं। उसने मुझसे खुद अपनी कीमत बताने को कह दिया। तभी झाओ गाओ हंसा और सीधा मुद्दे पर आ गया। उसने साफ साफ शब्दों में बात करने की ठान ली। बोला वो कोड असल में बिटकॉइन का पब्लिक की एड्रेस है। उसे लगा मुझे बिटकॉइन की ज्यादा एबीसीडी नहीं पता, तो भाई साहब मुझे फ्री का ज्ञान देने बैठ गए। मैंने भी मान लिया कि मुझे ज्यादा नहीं पता। चलो भाई सुन लेते हैं ज्ञान की बात। बिटकॉइन में पब्लिक और प्राइवेट दोनों की होती हैं। कल वाला कोड सिर्फ पब्लिक की था। सिर्फ पब्लिक की से कोई भी अकाउंट की जानकारी निकाल सकता है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और अंदर कितने बिटकॉइन रखे हैं, सब कुछ। अब समझा मैं। मतलब ये लोग पहले ही इस पब्लिक की को चेक कर चुके थे।
मैंने पूछा अंदर माल कितना है भाई? उसने कहा पूरे 280 कॉइन। आज के हिसाब से $60,000 का एक कॉइन बनता है। पर भाई, ये तो बस वो है जो पब्लिक की दिखाती है, असली गेम तो प्राइवेट की का है। बिना प्राइवेट की के पब्लिक की बस झांकी है, असली माल अंदर है या नहीं कोई नहीं जानता। बोला हम सब बस एक संभावना का सौदा कर रहे हैं। मैंने मन में सोचा तुझे क्या पता पन्ने के उस पार एक और कोड छुपा बैठा है। लॉग इन किए बिना कोई नहीं जान सकता कि वो प्राइवेट की है या नहीं, वो भी मान गया। उसने सीधे 10 मिलियन की बोली लगा दी। बोला राजी हो तो अभी वकील के पास चलते हैं, फेस टू फेस डील होगी, 10 मिलियन तभी मिलेंगे जब तक मैं लॉग इन करके न देखूं। मतलब अब से डील पक्की होने तक हमें साथ ही चिपके रहना होगा। उसे पक्का करना था कि मैं छुपकर लॉग इन न करूं। यहां तक कि उसका ड्राइवर भी सब समझ रहा था। कसम से ये आदमी सरदर्द बन चुका था। भीड़ में से कोई बोला कि उसकी जगह होता तो बेच देता। आखिरकार हाथ में 10 मिलियन होना इस अंधेर में तीर चलाने से 1000 गुना बेहतर है। साले ने मेरे बारे में इतनी रिसर्च की है तो एक बात तो समझनी चाहिए थी। अरे हम प्रोफेशनल बार्गेन शिकारी हैं। बार्गेन हंटिंग का मतलब ही है छोटा दांव और बड़ा धमाका। 10 मिलियन का लालच है भाई, पर अपना जिगर बड़ा है, रिस्क तो बनता है। झाओगांव मान गया कि जिगर है अपने पास, वरना ज्यादा पीछे पड़ता तो बात अजीब लगने लगती। उसने अपना विजिटिंग कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। बोला कभी भी कोई सवाल हो तो भाई को याद कर लेना। मैंने साफ कह दिया कि मैं इसे बेचूंगा नहीं, पर हाँ, तुम्हारी जिज्ञासा जरूर शांत कर सकता हूं। चलो अभी सबके सामने लॉग इन करके दिखाई देता हूं। सबकी फटी हुई आंखों और बेकरार नजरों के सामने मैंने धीरे से अपना फोन निकाला, उस वेबसाइट पर अपनी आईडी खोली और वो जादुई की टाइप कर दी। देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई चिल्लाया लॉग इन हो गया क्या? क्या ये असली प्राइवेट की है? सबकी सांसें अटकी थीं कि काम कर भी रहा है या नहीं। मैंने कहा हो गया भाई, और फोन हवा में उठा दिया। कैमरा स्क्रीन की तरफ किया तो सामने 280 बिटकॉइन चमक रहे थे। किसी की चीख निकल गई। पूरी भीड़ सन्न रह गई, सबका जैसे खून सूख गया। बस पूछो मत। एक बेचारा पछता रहा था कि उसने मुझ पर दया क्यों खाई, 10 मिलियन क्यों नहीं ले लिए। खुद को ही कोस रहा था कि साला ऐसी घटिया सोच आई ही क्यों। किसी ने मजाक में कहा अरे भाई, दिल टूटने की आवाज आ रही है क्या? एक बड़ा बॉस आगे आया, पूछा क्या अब भी बेचने का कोई विचार है? मैंने सोचा अब पैसे की कोई कमी थोड़ी है, भाव अभी और ऊपर जाएगा, साफ मना कर दिया। भाइयों को बाय बोला, हम चले फिर से शिकार पर। इतना कहकर मैंने किसी की तरफ पलटकर भी नहीं देखा, सीधा कदम बढ़ाए एंटीक मार्केट की तरफ। कोई बड़बड़ाया कि ये कैसी मनहूस किस्मत है, काश 50 मिलियन की बोली लगा दी होती। पछतावा उसके रोम रोम से टपक रहा था। और मैं जैसे ही एंटीक सिटी में घुसा, दो पियक्कड़ टाइप लोग भागते हुए आए, एक दूसरे को घसीट रहा था। पड़ोस वाले कबाड़ खाने में कल रात ही माल का पूरा बक्सा आया है। देरी की तो एक चवन्नी भी हाथ नहीं लगेगी। कबाड़ में एंटिक्स का पूरा बक्सा, अरे भाई, ये तो देखना बनता है। माउस से एप्रीज कराने का बेहतरीन मौका हाथ लगा। कबाड़खाने पहुंचा तो वहां पहले से ही जनता जुटी थी। मैं चुपचाप उकड़ू बैठकर वहीं कुत्ते को सहलाने लगा। अरे इत्तेफाक देखो, माउस कर्सर सीधे वहीं रखे कुत्ते के कटोरे पर जा टिकता है। उस कुत्ते के कटोरे की मार्केट वैल्यू पूरे 300 मिलियन है। 300 मिलियन! कसम से होश उड़ गए, ये माल तो उठाना ही है, कोई दो राय नहीं। लगभग 2 घंटे तक मुस्तैद बैठा रहा। आखिरकार जब भीड़ छटी तो मालिक के पास जाके एंटिक्स का भाव पूछा। कहा जरा हमें भी माल दिखाने की कृपा करें। समझ गया वो कि हम भी बक्से की खबर लेकर आए हैं। पूछा अंदर कुछ खास बचा है या नहीं। बोला बेटा, आने में थोड़ी देर कर दी तुमने। मलाईदार माल तो पहले ही लोग साफ कर चुके हैं। जो भी बचा कुचा है सब अंदर रखा है। मालिक ने छूट दे दी कि खुद जाकर अपनी पसंद का उठा लो। हर पीस का फिक्स दाम है पूरे 5000। पसंद आने के बाद चुपचाप पेमेंट कर देना। बड़ा कैजुअल अंदाज है भाई, और खतरा भी पूरा, रेट पहले से तय कर रखे हैं। यानी सीधे सीधे आंखों की परख का टेस्ट है। पर अपने पास जब जादुई माउस है तो आंखों को रिटायरमेंट दे सकते हैं। पांव रखे मैंने उस कबाड़ के कमरे में। कसम से कचरे के ढेर में भी कुछ असली हीरे छिपे थे, बाकी तो बकवास कबाड़ ही भरा था। कुछ आइटम तो एकदम खतरनाक लेवल के फिक्सड थे। लगता है ये कबाड़ी भी कोई कम शातिर खिलाड़ी नहीं है। इस एंटीक के चोचले से उन बेचारों की जेब काट रहा है जिन्हें रातों रात अमीर बनने का भूत सवार है। भाई ये एंटीक बाजार भी समंदर से कम गहरा नहीं है। चलो जो भी हो, पहले कुछ माल समेट लेते हैं। वही उस कुत्ते वाले कटोरे की लीपापोती करने के काम आएगा। जैसे ही मैं कबाड़ का ढेर समेटकर बाहर निकला, तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई चिल्लाया अरे देखो, इसने तो सचमुच दांव खेल दिया। कोई शक कर रहा था कि ये सारे के सारे पुराने एंटीक पीस हैं भी या नहीं। दूसरा बोला लगता है ये सचमुच लेट हो गया था। तब तक कबाड़िए का खाना वाना पक चुका था। स्टूल पर ऐसे पालथी मारकर बैठा था जैसे कबाड़ की दुनिया का महाराजा हो। हिसाब लगाकर बोला कुल मिलाकर 15,000 हो गए। मैंने भी सिर हिलाया और फोन निकालकर स्कैनर खोल दिया। पैसे चुकाने के बाद मैंने उससे एक सवाल दागा, यहां सचमुच कोई ढंग की चीज क्यों नहीं है? तो वो बोला अगर असली माल चाहिए भाई, तो उसके पास एक असली खजाना अभी भी दबा पड़ा है। मुस्कुराते हुए पूछा देखना चाहोगे सौदागर? मैंने भी भौएं उठाई, लाओ भाई देखें तो सही कौन सा तीर मार लिया है। दुकानदार ने हाथ उठाकर इशारा किया।
बाहर रखे चूल्हे के नीचे एक पत्थर लगा हुआ था। असल में वो टूटी हुई पत्थर की एक तख्ती थी। उसके दोनों टुकड़े चूल्हे के दोनों तरफ उसे थामे हुए थे। बोला कि इस पर कुछ लिखा भी है। कुछ कबाड़ी इसे खरीदना चाहते थे, पर उसने बेचा नहीं। मैंने पूछा कि फिर बेचा क्यों नहीं? कहता है दाम बहुत कम लगा रहे थे, ढंग की दारू पीने के पैसे भी नहीं आते। फिर बोला कि ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगा, पसंद है तो 20,000 में ले जा भाई। मैं चलकर पास गया, सिर झुकाकर उस तख्ती को गौर से देखने लगा। पत्थर पर कालिक और चिकनाई जमी हुई थी, बस अक्षरों की हल्की सी रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी। इसे पढ़ना मतलब बिना तेल के पकौड़े तलने जैसा था। मैंने बैठकर चुपके से माउस उस पर रखा। अरे वाह, ये चीज तो सचमुच खजाना निकली। मैंने दुकानदार से कहा कि इस पत्थर को बाहर निकालो। वो तुरंत मान गया, कहा कि बस जरा रुको। बड़े मजे में था बंदा। मैंने देखा कि उसका कुत्ता कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, मुझ पर भौंकने की हिम्मत कर रहा था। तो मैंने मजाक में कह दिया कि इसका खाना चुरा लूंगा। यह सुनकर आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े। कोई बोला कि भाई तुझमें भी बड़ा मजाकिया अंदाज है। सब मुझे चढ़ाने लगे, कहने लगे जा जाकर कुत्ते का खाना खा ले। एक ने तो आधी पैकेट नमकीन की शर्त लगा ली कि मैं कुत्ते से हार जाऊंगा। दुकानदार ने कहा बुरा मत मानना भाई। हंसते हुए बोला कि बाद में इसी कुत्ते की कढ़ाई चढ़ा दूंगा। पर मेरा ध्यान तो पूरी तरह उस कुत्ते के कटोरे पर था। कटोरा देखने में लोहे का लग रहा था, पर उसकी बनावट बेहद अजीब थी। इसे कटोरा कहना ठीक भी था, पर वो कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। मैंने उस भौंकते हुए छोटे जानवर को घूरा। दुकानदार से पूछा कि क्या तू इस कुत्ते का कटोरा बेचेगा? वो पूछने लगा कि क्या सचमुच कुत्ते से खाना छीनने का इरादा है तेरा? कुत्ते का कटोरा सुनते ही वहां खड़े लोगों की हंसी छूट गई। कोई मजाक में बोला कि भाई तेरी पसंद काफी अजीब है। दूसरा बोला जो ठानता है करके ही मानता है। दुकानदार को अचानक याद आया कि मैं बेवकूफ तो नहीं हूं। उसे शक हुआ कि शायद इस कटोरे में कुछ खास है। उसने खुद जांच करने की ठानी। कहा जरा रुको भाई। उसने कुत्ते को किसी पहरेदार की तरह वहां से हटाया। कटोरे के नीचे कुछ नंबर खुदे हुए थे, साथ में एक नाम भी लिखा था। दुकानदार दावा करने लगा कि यह कटोरा उसके खानदान का है, अगर चाहिए तो 5,000 में ले जा। खानदानी कुत्ते का कटोरा, भाई क्या गजब तर्क दिया है। कोई हंसकर बोला कि इसकी ये वजह तो एकदम जायज है भाई। मैंने कहा जरा मुझे भी देखने दे। दुकानदार बोला बहुत गंदा है यार। कहा मैं पकड़ लेता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। जैसे ही वो मेरे हाथ में आया, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। पहले मैंने जादुई नजर से देखा तो सचमुच काफी भारी माल था। नीचे नंबर और नाम खुदे हुए थे। लिखा था शाओदा बायो 012103। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी मैंने माउस की स्क्रीन पर जानकारी देखी। मैं तो अपनी जगह पर सुन्न रह गया। यह साफ साफ लोहे की चीज लग रही थी। फिर इसे पूजा पाठ का बर्तन क्यों बताया गया है? मैंने पूछा कि आखिरकार ये चीज कहां से आई है। दुकानदार अड़ा रहा कि उसके पुरखों के जमाने की है। मैंने उसकी बात काट दी, बहुत हो गई बकवास। मैंने कहा मैं इसे ले रहा हूं। उसने सौदा पक्का कर लिया। रट लगाए रहा कि 5,000 मतलब 5,000। किसी ने मुझे चलता फिरता एटीएम कह दिया। कुत्ते के इस कटोरे के नीचे नाम और नंबर लिखे थे, लेकिन उन्हें देखकर दूर दूर तक पुराना होने का कोई अता पता नहीं था। कोई बोला क्या मैं उस कुत्ते से बदला ले रहा हूं? अमीरों के भी अजीब शौक होते हैं भाई। पैसा मिलते ही दुकानदार की आवभगत भी शुरू हो गई। मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी। दुकानदार एकदम से मक्खन लगाने लगा। उसने नल के पानी से कुत्ते का कटोरा धोया, फिर तख्ती पर जमी चिकनाई और धूल भी साफ कर दी। कटोरे के लिए एक थैली भी ढूंढ लाया। तब जाकर उसने मेरे हाथ में दिया और कहा कि अंदर और भी बढ़िया चीजें हैं। मैंने मना कर दिया। कहा कि तख्ती को बाहर गाड़ी तक पहुंचा दे, और मैंने डिग्गी खोल दी। पत्थर के दोनों टुकड़े अंदर डाल दिए। फिर दुकानदार की मुस्कुराती नजरों के बीच वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठकर राहत की सांस ली कि अब मैं अमीर हो गया हूं। टाइम मिलते ही एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। साथ ही मेरी नजरें बार बार उस बड़े लोहे के कटोरे पर जा रही थीं। यह चीज असल में कांस्य यानी ब्रॉन्ज की थी, वो भी पश्चिमी झोड़ राजवंश का असली कांस्य बर्तन। चलो कोई बात नहीं, बाद में इत्मीनान से इसकी पढ़ाई करूंगा। एक शख्स तो भौंचक्का रह गया कि मैंने सचमुच वो कुत्ते का कटोरा खरीद लिया। पूछने लगा कि क्या यह पागलपन की हद नहीं है। किसी ने सोचा कि शायद कटोरा कोई एंटीक चीज हो। दूसरे ने तुरंत इस ख्याल को झटक दिया। कोई बोला कि आज मेरी खरीदारी बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही है। उधर ज्यादा दूर नहीं, एक निजी कमरे के अंदर कला अवशेषों के एक बड़े विशेषज्ञ ने अपनी चाय की प्याली उठाई। अचानक वो उनके हाथ से छूट गई। किसी ने पुराने जो से पूछा कि क्या आप ठीक हैं? दूसरा बोला क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? पुराने जो ने बड़बड़ाते हुए किसी राष्ट्रीय खजाने का नाम लिया। वे पूछने लगे क्या खोए हुए राष्ट्रीय खजाने मिल गए हैं? कोई पूछ रहा है क्या आपको पक्का यकीन है? पुराने जो ने कहा कि मैंने उस नौजवान को देखा है, कहता है उस लड़के ने कोई राष्ट्रीय खजाना खरीद लिया है। किसी ने सुना कि मैं कबाड़ खाने गया था और वहां से एक कुत्ते का कटोरा खरीद लाया। पुराने जो ने कहा कि वही कुत्ते का कटोरा असली खजाना है। सारे लोग दौड़कर आए और एक एक इंच कटोरे को घूरने लगे। जैसे ही उन्होंने नीचे का हिस्सा और नंबर देखे, तीनों की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने पक्का कर लिया कि यह उसी बैच का है।
उस जमाने में शिक्षकों द्वारा सहेजा गया शाओ देबेओ का बर्तन। कोई बोला कि शाउट आउट अपने पिता को फोन करे, वे चाहते हैं कि वो इसकी जांच करे, पता लगाना है कि यह कौन सा वाला हिस्सा है। कोई सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने कुत्ते का कटोरा क्यों खरीदा, मैं तो बिल्कुल भला चंगा था, फिर ऐसी चीज क्यों खरीदी। उन्हें लगा शायद मैंने उसे पहचान लिया था। दूसरा बोला कि यह तो नामुमकिन है, उसे पहचान पाना नामुमकिन सा लगता था। पर उन्होंने माना कि मेरी नजरें बहुत तेज हैं। उनमें से एक ने अंदाजा लगाया, शायद मैं उसकी बनावट पर फिदा हो गया था। हो सकता है उसके आकार को देखकर मुझे लगा हो कि यह पुराना है, पर असल में वह क्या है उनका मानना था कि मैं नहीं जान सकता। अगर मैं ये भी पहचान गया तो समझो मैं इंसान ही नहीं हूं। अब वो आपस में फुसफुसाना बंद करते हैं और जल्दी से इसे खरीदने का फैसला करते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इसे बेचूंगा। एक जन 10,000 का ऑफर देता है, कोई दूसरा इतने कम ऑफर को देखकर सन्न रह जाता है। वो कहता है कि मैंने तो ये कटोरा ऐसे छीना है जैसे सीधे कुत्ते के मुंह से निवाला खींच लिया हो। मैं पूछता हूं कि क्या इन महानुभावों को ये खजाना पहचान में आया। चूंकि ये इतने अनुभवी हैं, मैं मजाक में कहता हूं कि ये तो मसाले का स्वाद भी चख सकते हैं। कोई कहता है कि मैंने इसे कबाड़ खाने से खरीदा है और उस वक्त इसमें खाना भरा हुआ था, कुत्ता इसमें से आराम से खा रहा था। भीड़ कहती है कि कुत्ता बेचारा चैन से खा रहा था और मैंने आकर उसका चावल का कटोरा ही छीन लिया। वो पूछते हैं कि क्या मैं इसके बाद भी खुद को इंसान कह सकता हूं। वो तथाकथित एक्सपर्ट कहते हैं कि उन्हें तो बस ये देखने में अच्छा लगा। जहां तक बात खजाने की है, वो दावा करते हैं कि वो इसे नहीं पहचानते। हाँ ठीक है, ये बात जाकर भूतों को समझाओ। साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा सस्ता सौदा हथियाना चाहते हैं। मैं हंसकर कहता हूं कि मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। चूंकि बात यहां तक आ ही गई है तो क्यों ना मैं इसे खुद ही खोल कर दिखाऊं। वो पूछते हैं कि मेरा मतलब क्या है। मुझे लगता है कि बाहर से सिर्फ लोहे की परत चढ़ी है, असली चीज तो इसके अंदर होनी चाहिए। वैसे लोहे की वेल्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, गजब की है। जोड़ ऐसे घिसकर मिलाए हैं कि दूर से दिखते ही नहीं। मैं उनसे कहता हूं कि जरा रुकिए और देखिए काटने के बाद क्या होता है। एक तथाकथित एक्सपर्ट का चेहरा तो ऐसा लटक जाता है मानो आफत आ गई हो। अगर मैंने सच में इसे काट दिया तो अंदर की चीज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वो समझ जाता है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। वो मुझसे खुद कीमत बताने को कहता है। सीधे 10 लाख का ऑफर देता है। मैं मना कर देता हूं और सीधे 10 करोड़ बोलता हूं। भीड़ का तो मानो सर्किट ही शॉर्ट हो जाता है। अरे भाई, देखते ही सीधे 10 करोड़ पर पहुंच गए। वो पूछते हैं कि क्या मुझे पता भी है कि इसके अंदर क्या है। मानो मेरे मुंह से तो सीधे राजमहल जितने दाम निकल रहे हों। वो कहते हैं कि मैं सच में पैसों को पैसा समझता ही नहीं हूं। वो एक्सपर्ट पूछता है कि क्या मेरा मतलब सच में 10 करोड़ से है। मैं हाँ कह देता हूं, पूरे 10 करोड़। वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो वो अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कर देगा। मैं पूछता हूं क्या उसे पता है अंदर क्या है। वो कहता है कि उसे नहीं पता। वाह रे मासूम, उसकी बात पर मुझे उतना ही यकीन है जितना मुफ्त के खाने पर होता है। खुद ही भागा भागा आया और कीमत बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। अगर उसे कुछ नहीं पता तो मैं ये कुत्ते का कटोरा खा जाऊंगा। वो पूछता है कि मेरी इस प्रस्ताव पर क्या राय है। मैं उसे जवाब देना तक जरूरी नहीं समझता, बस हल्का सा धक्का देता हूं और तेज धार वाला ब्लेड इसे चीर देता है। कोई मेरी हिम्मत की दाद देता है कि मैंने 10 करोड़ को भी ठुकरा दिया। पूरी भीड़ एक साथ चीख उठती है। अरे वाह, लोहे के नीचे सचमुच कुछ तो है। कोई हैरान है कि ये इतना काला क्यों है। दूसरा अंदाजा लगाता है कि शायद ये अभी भी लोहा ही हो। तभी उनकी नजर उस पर छपे निशानों पर पड़ती है। इसका पूरा नाम वेस्टर्न झो ब्रॉन्ज है। कोई तो ये देखकर सन्न रह जाता है कि मुझे ये तक पता है। इस शानदार चीज का नाम, ये तो राष्ट्रीय खजाने से भी बढ़कर एक नायाब खजाना है। मैं पूछता हूं क्या इन्हें ये बात पहले से ही पता थी। तभी एक आदमी बड़े अदब से मेरे पास आता है। वो अपना परिचय चाइनीज एंटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में देता है और इस खजाने के बदले पूरे 40 करोड़ का ऑफर देता है। 10 करोड़ तो दूर, ये तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा निकल गया। सच कहूं तो इसने तो मेरी सारी उम्मीदें ही पार कर दी। मैं इसे बेचने के लिए राजी हो जाता हूं। जैसे ही मैं सिर हिलाता हूं, टैक्स काटकर 36 करोड़ सीधे मेरे बैंक खाते में आ जाते हैं। जैसे ही मैं और खजाना ढूंढने की सोचता हूं, मुड़कर देखता हूं तो भेड़ियों जैसी भूखी नजरों का झुंड मुझ पर गड़ा हुआ है। शाबाश, अब तो मैं खुद ही चलता फिरता खजाने का नक्शा बन गया हूं। चलो, इससे पहले कि कुछ हो घर निकलना ही ठीक रहेगा। मुझे बैठकर देखना चाहिए कि यह जादुई सिस्टम और क्या क्या गुल खिला सकता है। स्कूल के रिहायशी इलाके की तरफ लौटते वक्त मुझे एक गजब का करिश्मा दिखता है। ये सिस्टम तो किसी भी चीज की गिनती और आंकड़ों को बिल्कुल मुफ्त में बदल सकता है। रूप रंग कदकाठी पैसा सब कुछ एडिट किया जा सकता है। ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि इस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। मैं अपनी ताकत यानी कॉम्बैट पावर को 1 करोड़ सेट करके देखता हूं। अगले ही पल सिस्टम एरर फेंक देता है। मैं सिस्टम की स्क्रीन पर नजर दौड़ाता हूं। मेरा नाम और उम्र, लंबाई और वजन सब बदला जा सकता है। यहां तक कि शक्ल और चार्म भी एडिट हो सकता है, पर एक शर्त है, मैं दिन में सिर्फ 2 बार ही बदलाव कर सकता हूं। तो चलो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस ही बदलते हैं। खजाना ढूंढना मजेदार तो है, पर इस तरफ पैसे बहुत धीरे धीरे आते हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि लोग मुझे घूरते रहते हैं। मैं अपना खुद का एट्रीब्यूट पैनल खोलता हूं
और वेल्थ वाले कॉलम में टाइप कर देता हूँ इनफाइनाइट यानी अनंत। वहां से गुजरते पड़ोसी मुझे किसी पागलों की तरह मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो शायद यही सोच रहे होंगे कि मेरा भेजा फ्राई हो गया है। वो मुझे ऐसी बेचारी नजरों से देखते हैं मानो मुझ पर कोई बड़ा रहम खा रहे हों। मैं तो पल भर में टेढ़े मुंह वाला ड्रैगन किंग बन गया। पर तभी सामने से किसी परी जैसी हसीन अप्सरा प्रकट होती है। तमाम लड़के उसे देखकर वहीं थम जाते हैं। मैं भी एक पल के लिए सुन्न रह जाता हूँ। मैं बस वहीं खड़ा देखता रह जाता हूँ। उसका चेहरा बला की खूबसूरती लिए हुए है और उसका अंदाज एकदम ठंडा और मगरूर है। अरे क्या ये वही लड़की है जो हमारी यूनिवर्सिटी टाउन की है? स्टूडेंट काउंसिल की वही प्रेसिडेंट जिसे कैंपस की परी कहा जाता है। अरे ये तो यी चिंगसी है। वो तो कॉलेज के हर लड़के के सपनों की रानी है। लेकिन अफसोस यी चिंगसी किसी को घास तक नहीं डालती। वो अपने घमंड और रुतबे के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर है। मैं चुपचाप यी चिंगसी की पर्सनल डिटेल्स खोलता हूँ। जब मैं सोच रहा होता हूँ कि इसमें क्या बदलाव करूं, तभी एक लौंडा आकर पूछता है कि मैं किस पर लात टपका रहा हूं। वो धौंस जमाते हुए कहता है कि ऐसी हसीन मल्लिका को देखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं पूछता हूँ भाई इसमें तेरा क्या जाता है? मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या सच में मैं खुद को बहुत हैंडसम समझता हूँ, और पूछता है कि क्या मैं उससे ज्यादा हैंडसम हो सकता हूँ। मैं ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना करता हूँ। उसका चेहरा 80 नंबर लायक है। चलो बुरा नहीं है तो मैं तुलना करके देखता हूँ। फिर भी हैंडसम तो मैं ही ज्यादा हूं। मैं अपनी ठोड़ी सहलाते हुए बड़े मजे से कहता हूं। वो फूंक मारते हुए कहता है कि ये शक्ल सूरत किसी काम की नहीं होती और मुझे अपने कपड़ों की तरफ गौर से देखने को कहता है। कहता है कि ये कोई आम कपड़ा नहीं, बल्कि शरीर पर पहना हुआ रोल्स रॉयस है जिसकी कीमत 2 लाख है। वो शान बघारता है कि मैं इसे कभी खरीद नहीं सकता। मैं कहता हूं तेरे इन कपड़ों की तो छोड़, जहां तक रोल्स रॉयस की बात है मैं तो ऐसी गाड़ियां यूं ही चलते फिरते खरीद सकता हूं। वो जोर से हंसकर कहता है कि फेंकने में क्या जाता है, कोई भी फेंक सकता है। आखिरकार लंबी फेंकने पर कोई टैक्स थोड़ा लगता है। चूंकि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, तो मैं उसे एक शर्त रखने की चुनौती देता हूं। हमारी शर्त लगी कि क्या मैं रोल्स रॉयस खरीद सकता हूं या नहीं। वो पूछता है कि शर्त क्या होगी। अगर मैं खरीद पाया तो वो अपनी कार दान कर देगा। अगर मैं नहीं खरीद पाया तो मैं अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। वो पीले बालों वाला टपोरी हिचकिचाता है। शायद उसे लगा कि मैं कोई छुपा रुस्तम महान हस्ती हूं, पर मेरा लुक तो कतई कबाड़ खाने वाला है। शक होने के बावजूद वो पीले बालों वाला टपोरी तुरंत मान जाता है। वो कहता है कि बात सिर्फ एक रोल्स रॉयस की है। वो तो यहां तक कहता है कि मैं पूरा 4S डीलरशिप ही खरीद लूं। मैं कहता हूं कि हमें 4S शोरूम चलना चाहिए। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। तभी वो मेरी तथाकथित कार देखता है। जल्द ही सब लोग रोल्स रॉयस के 4S शोरूम पहुंच जाते हैं। एक सेल्स पर्सन पूछता है कि क्या हम कार खरीदने आए हैं। सेल्स पर्सन बड़े अदब से हमें अंदर बुलाता है। मैं कहता हूं कि मैं कार खरीदने नहीं आया हूं। वो पीले बालों वाला टपोरी हंसता है। उसे लगता है कि मैंने हार मान ली है। मैं उनसे कहता हूं कि ज्यादा मत उछलो। मैं बड़े आराम से उसके कंधे पर थपथ पाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं कोई कार नहीं खरीद रहा, मैं तो पूरा 4S शोरूम खरीद रहा हूं। सब लोग चीख कर बोल पड़ते हैं कि मैं पूरा स्टोर खरीदना चाहता हूं। उन्हें लगता है कि मेरा दिमाग सटक गया है। अंदर खड़ी दर्जन भर गाड़ियां ही सैकड़ों करोड़ की हैं। कोई मुझसे फेंकता बंद करने को कहता है। दूसरा पूछता है कि मैं पूरी सड़क क्यों नहीं खरीद लेता। सेल्स पर्सन कहता है कि अगर काम नहीं है तो दफा हो जाओ। मैं उनसे अपने बॉस को बुलाने को कहता हूं। मैं उसी से बात करूंगा। सेल्स पर्सन मुझसे कहता है कि तमाशा मत खड़ा करो। आराम के वक्त बॉस को बुलाने पर तनख्वाह कट सकती है। मैं सेल्स पर्सन से कहता हूं कि टेंशन मत लो, बस मुझे बॉस का नंबर दे दो। सेल्स पर्सन कहता है कि बोर्ड पर नंबर लिखा है, तुम खुद ही पढ़ लो। मैं कॉल करके बॉस को नमस्ते करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं उसकी रोल्स रॉयस की डीलरशिप खरीदना चाहता हूं। अगर वो नहीं बेचेगा तो मैं मुंहमांगी कीमत दूंगा। वो 1 अरब का नाम लेता है। 1 अरब तो खुलेआम डाका डालने जैसी बात है, लेकिन मैं हंसते हंसते मान जाता हूं। वो पूछता है कि क्या मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूं। कॉल कटने के बाद मैं देखता हूं कि सबके मुंह इतने खुले हैं कि उनमें मुक्का समा जाए। वो पूछते हैं कि क्या मैं सच में 1 अरब खर्च करूंगा। किसी को लगता है कि शायद मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं। जल्द ही बॉस आ जाता है। वो पूछता कि क्या वही हूं जो उसका स्टोर खरीद रहा है। मैं कहता हूं कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि बैठकर बात करते हैं। वो बताई गई कीमत पर ही अटका रहता है। 1 अरब एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं। मैं कहता हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। वो पीले बालों वाला टपोरी चकरा जाता है। यह वो स्क्रिप्ट नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। बॉस भी अब हिचकिचाने लगता है। जो इंसान कैश में 1 अरब दे सकता है, उसकी पहुंच कितनी खतरनाक होगी, वो इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। वो पीले बालों वाला टपोरी बड़बड़ाता है कि यह नामुमकिन है। वो कहता है कि कहानी इस तरह से नहीं जानी चाहिए थी। सिस्टम के जरिए मैं 1 अरब सीधे बॉस के खाते में ट्रांसफर कर देता हूं। बॉस बैंक का मैसेज देखता है। अंदर ही अंदर उसका दिल खुशी से झूम उठा है। हमारी शर्त के बारे में जानने के बाद वो तुरंत नतीजे की निगरानी करने पहुंच जाता है। बहुत जल्द उस पीले बालों वाले टपोरी की लोन पर ली हुई BMW 3 सीरीज दान में चली जाती है।
फिर मैं एक शानदार दिखने वाली कलनेट चुनता हूँ। मैं सीधे गाड़ी भगाकर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वापस आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सोसाइटी के गेट पर पहुंचता हूँ, मेरी नज़र एक लड़के और लड़की पर पड़ती है। वो लड़का मेरा पुराना रूममेट है। जहां तक लड़की की बात है, वो पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वो उसका परिचय टैंग फीफेई के रूप में कराता है, फिर पूछता है कि क्या वो सुंदर है। टैंग फीफेई वाकई बहुत खूबसूरत है। आसपास खड़ा हर आदमी उसे जलने वाली नजरों से देखता है। वो पूछता है कि क्या अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। जाहिर है, मेरे जॉब छोड़ने की खबर सुनकर वो मुझे चिढ़ाने आया है। लेकिन मैं उसकी इस अकड़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड आज आने के लिए फ्री नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो इतनी बदसूरत है कि उसे सबके सामने लाने से डरते हो। भीड़ तुरंत मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाने लगती है। टैंक फीफेई कहती है कि उससे कम सुंदर होना तो आम बात है। वो कहती है कि हीन भावना पालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चूंकि इन्हें देखना ही है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही बुला लेता हूँ। देखते हैं तब किसे हीन भावना महसूस होती है। मैं नजर दौड़ाकर आसपास के नजारे देखता हूँ। वो खेल के मैदान के पास चुपचाप बैठकर पढ़ रही है। मैं माउस निकालता हूँ और उस पर निशाना साधता हूँ। मैं कैंपस बेल की तरफदारी को सीधे मैक्स पर खींच देता हूँ। असल में मैं इसे इन्फिनिटी कर देता हूँ। अगले ही पल मेरी स्क्रीन पर एक फोन नंबर आ जाता है। मैं कॉल मिलाता हूँ। दूर बैठी कैंपस बेल जो किताब पढ़ रही है, उसका फोन तुरंत थरथराने लगता है। जब वो देखती है कि कॉलर मैं हूं, उसकी आंखें पलक झपकते ही चमक उठती हैं। वो इतनी प्यारी आवाज में फोन उठाती है कि भीड़ के मारे हवाइयां उड़ जाती हैं। वो हैरान है कि कैंपस बेल ने कभी इस अंदाज में बात क्यों नहीं की। किसी ने नहीं सुना था कि कैंपस बेल का कोई बॉयफ्रेंड भी है। मैं उससे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास आने को कहता हूँ। वो कहती है कि वो अभी फौरन आ रही है। कैंपस बेल फोन काटती है और झटपट अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। फिर वो भागते हुए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ आती है। जिस पल सब लोग कैंपस बेल को आते हुए देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जिस पल वो मुझे देखती हैं, उसका उतरा हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है। कोई पूछता है कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं कहता हूं कि एक तरह से समझो, पर वो इस बात से इनकार कर देती हैं। वो जिद करती है कि वो पक्की वाली मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वो मुझसे भी यही बुलवाने की कोशिश करती है। वहां मौजूद भीड़ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहते हैं कि अरे वो कैंपस बेल, वो तो एक लड़के के पीछे पड़ी है। वो हैरान है कि मुझ में ऐसा कौन सा जादू है। एक लड़का शिकायत करता है कि वो उससे ज्यादा अमीर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैंपस बेल ने उसे क्यों नहीं चुना। कैंपस बेल को पता चलता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। वो पूछती है कि क्या अब मैं यहां भी नहीं रह सकता। वो मेरा सामान शिफ्ट कराने में मदद करने की पेशकश करती है। सबके सब सुन पड़ जाते हैं। क्या ये वही बर्फ जैसी ठंडी कैंपस बेल है? मेरा पुराना रूममेट और तांग फीफेई अब जोकरों की तरह लग रहे हैं। सबका ध्यान अब पूरी तरह से कैंपस बेल ने खींच लिया है। वो लड़का भी खुली आंखों से बस कैंपस बेल को घूरता रह जाता है। वो मन ही मन दुआ करता है कि काश वो उसकी गर्लफ्रेंड होती। उसे घुमाने ले जाना तो सोसाइटी में रुतबे की बात होती। कुछ पलों के लिए मेरी झूठी शान को भरपूर खुराक मिल जाती है। मैं सबको वहां से तितर बितर होने को कहता हूं। हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। लोगों की जलती हुई नजरों के बीच मैं कैंपस बेल को सीधा अपने कमरे में ले जाता हूं। हम मेरा सामान पैक करने लगते हैं। मेरा पुराना रूममेट अचानक बोल पड़ता है। कहता है, आज मेरा यहाँ फेयरवेल यानी विदाई का दिन भी है, इसलिए वो सबको पार्टी देने की बात करता है। साफ है कि ये मुझे विदाई देने के बहाने अपनी अकड़ दिखाना चाहता है। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का एक नया तरीका सोच लिया है। वो तरीका है शोशाबाजी। अगर वो गर्लफ्रेंड के मामले में मुझसे नहीं जीत पाया तो पैसों के दम पर मुझे कुचल देना चाहता है। तांग फेई फेई ने लाड़ से उसे डार्लिंग बुलाया। उसने सीफूड यानी समुद्री खाने की दावत देने की बात कही। बोली कि वो एक बहुत बढ़िया सीफूड रेस्टोरेंट जानती है। वो हंस पड़ा और राजी हो गया। कहा कि ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, एक खाने के बस कुछ हजार ही तो हैं। बोला कि वो सबको अपनी तरफ से ट्रीट देगा, पर मैंने उसे घास तक नहीं डाली। इसके बजाय मैंने चिंगसिंग की तरफ देखा। मैंने पूछा कि क्या हमें किसी स्ट्रीट स्टॉल यानी नुक्कड़ पर खाना खाना चाहिए। वो बोली बिल्कुल, जब तक वो मेरे साथ है कुछ भी मंजूर है। हद से ज्यादा क्यूट थी यार वो। तांग फेई फेई ने तंज कसा कि ये स्ट्रीट स्टॉल बहुत गंदे होते हैं। बोली औरतों को अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उस औरत ने नजरें घुमाई और मुंह बना लिया। उस आदमी ने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई, पर मैंने तब भी उन दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं चिंगसिंग को साथ लेकर आंगन से बाहर निकल आया। मेरे पीछे से किसी ने तंज कसते हुए चिल्लाकर पूछा कि मैं किस हवा में उड़ रहा हूं। बोले कि जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और बस एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई है। पूछने लगे कि क्या तू इसे पालने की औकात भी रखता है। कोई बोला कि देखते हैं तेरी ये अकड़ कब तक रहती है। मैंने मुड़कर पूछा कि क्या तुम लोग कोई कैब यानी सवारी का इंतजार कर रहे हो। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। वो गुस्से में मुझे हट जाने को बोला। कहने लगा कि मैं उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हूं। मैंने कहा मैं तो तेरी ही गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं। तभी उसे उसकी गाड़ी के पीछे एक रोल्स रॉयस दिखाई दी। कलिनन को देखते ही वो जोर से हंस पड़ा। बोला कि कोई पागल ही होगा जो ऐसी बात कर रहा है। मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि उस रोल्स रॉयस को अपनी बता रहा है। हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो रहा था।
बड़ा शातिर बनता था, पर इस बात पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हंसते हुए अपनी गाड़ी की चाबी का बटन दबाता है। अगले ही पल उस रॉल्स रॉयस की लाइटें टिमटिमा उठती हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर जल्द ही वो आदमी मुझे देखता है, बड़ी हिकारत भरी नजरों से मुझे घूरते हुए कहता है कि ज्यादा घूर मत। कहता है, लगता है इस गाड़ी का असली मालिक आ गया है। मुझे साइड में हटने का हुक्म देता है। वो रॉल्स रॉयस थी ही इतनी भयानक और चमचमाती। उसका रौब ही ऐसा था कि उस अकड़ू की भी हवा टाइट हो गई। बिना रास्ते से हटे उसका चारा नहीं था। वो आदमी तुरंत अपनी गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा लेता है और रॉल्स रॉयस को पहले निकलने का रास्ता देता है। अजीब बात थी कि इतनी देर इंतजार करने के बाद भी रॉल्स रॉयस का मालिक बाहर नहीं निकला। वो सोच में पड़ गया कि आखिर मालिक है कहाँ। कहने लगा कि मैंने तो अपनी गाड़ी हटा ली है, फिर मालिक बाहर क्यों नहीं आ रहा। तभी अगले ही पल मैं खुद उस गाड़ी का दरवाजा खोल देता हूँ। चिंगसिंग से अंदर बैठने को कहता हूँ। वो आदमी ये सारा नजारा देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर सदमे के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उसे साफ कह दिया कि कभी किसी को कम मत समझना। इससे पहले मैं इन लोगों के साथ एक आम इंसान की तरह रहना चाहता था, पर बदले में मुझे सिर्फ नफरत और दूरियां ही मिली। तो अब मैंने नाटक करना बंद कर दिया। मैं कोई आम आदमी नहीं, अरबपति हूं। मैंने सारे पत्ते सबके सामने खोल दिए। वो हकलाते हुए बोला कि यह नामुमकिन है। मैंने पूछा, क्या वाकई नामुमकिन है? अब इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कहते हुए मैंने अपना हाथ जेब में डाला। अगले ही पल माउस का कर्सर धीरे धीरे उसकी पीछे खड़ी बीएमडब्ल्यू पर गया। मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। एक ही सेकंड में वो बीएमडब्ल्यू हवा में गायब हो गई, मानो उसके पास कभी कोई गाड़ी थी ही नहीं। वो तो बस मुझसे हवाबाजी कर रहा था। वो घबरा गया और चिल्लाकर पूछने लगा कि मेरी गाड़ी कहाँ गई। वो चीखकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी तो ही खड़ी थी, कहाँ गायब हो गई। वो बार बार पूछने लगा कि मेरी गाड़ी। वो लगातार पूछता रहा कि मेरी गाड़ी को क्या हुआ। मैंने कहा, शायद तुमने सिर्फ वहम पाल रखा था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। स्कूल को वो जादुई घंटा वापस लौटाने के बाद मैंने कुछ नया काम करने की सोची। ऐसी जादुई ताकत को यूं ही बेकार थोड़े ही जाने देता। इसलिए मैंने एक और धांसू तरीका निकाला। 2000 नकद देकर मैंने सोने का एक टुकड़ा खरीदा, फिर कीबोर्ड के दीवाने की तरह उसकी कॉपी बना दी। देखते ही देखते मेज पर सोने के ढेर लग गए। मैं जोर से हंस पड़ा। कसम से मैं किसी जीनियस से कम नहीं हूं। नोटों पर सीरियल नंबर होते हैं, पर सोने पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने हजारों सोने की दुकानें खंगाली और टुकड़ों टुकड़ों में उस सोने को कैश में बदल लिया। उसके बाद मैं सीधा अमेरिका निकल पड़ा। एक ही बार में 30,000 टन सोना बेच डाला। इससे किसी को शक भी नहीं हुआ, बल्कि अकेले मेरे दम पर मैंने पूरी दुनिया में सोने के भाव गिरा दिए। अपने फोन का बैंक बैलेंस देखा और झट से 100 करोड़ रुपए मां के खाते में ट्रांसफर कर दिए। उस रात मैंने शहर के सबसे महंगे क्लब में जमकर दारू पी। तभी से दिन में चैन से सोना कॉपी करता और रात को बार में जाकर हसीन दियों के साथ ऐश करता। जल्द ही मेरा बैंक बैलेंस राष्ट्रपति लेज से भी आगे निकल गया। मैं चीन का सबसे अमीर आदमी बन गया। लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगले और खूबसूरत हसीनाएं जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी। टाइम स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर भी मेरी ही तस्वीर चमक रही थी। मैं दुनिया का सबसे कम उम्र का सुपर अमीर टाइकून बन गया। देखते ही देखते पूरा एक साल इसी ऐशो आराम में निकल गया। एक दिन एक न्यूज रिपोर्ट ने सबका ध्यान खींच लिया। उसमें किसी इल्ली जैसे आकार वाले टापू और समुद्र के नीचे पड़ी दरार का जिक्र था। मैंने सोचा कि क्या इससे हम पर कोई असर पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक अच्छा काम कर ही देता हूँ। यह सोचते हुए मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर मैंने अपने असिस्टेंट से एक मानवयुक्त मौसम वेधशाला वाला गुब्बारा मंगवाया। इसके बाद मैं हजारों मीटर की ऊंचाई पर आसमान में निकल पड़ा। ऊपर से जमीन का नजारा बड़ा ही शानदार लग रहा था। बहुत जल्द मुझे वो अजीब सा फालतू का टापू दिखाई दे गया, तो मैंने बिना एक भी पल गंवाए चुपचाप अपनी जेब से माउस निकाला। मेरी उंगली सीधे डिलीट के बटन पर जा टिकी। अगले ही सेकंड वो टापू हमेशा के लिए गायब होने वाला था। लेकिन अचानक मैं झिझक गया। उसे इतनी आसानी से गायब होने देना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रहम दिल हूं, इसलिए मैंने डिलीट की जगह कट पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल वो टापू पलक झपकते ही गायब हो गया। पर मैंने उसे फौरन पेस्ट नहीं किया। घर वापस आकर मैंने सीधे अपने असिस्टेंट को फोन किया और उस टापू को उठाकर सीधे उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक में पटक दिया। बड़ा मजा आएगा यह देखकर। जब तक मेरा असिस्टेंट चीजें सेट करता है, मैं टहलते हुए वापस पंजियायुआन बाजार आ गया। आखिरकार खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। मैंने बहुत दिनों से खजाने की खोज के लिए माउस का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे ही माउस ने एक के बाद एक चीजें स्कैन की, मैंने फौरन उस दुकान का सारा सामान चेक कर डाला। जब मैंने 89,000 का प्राइस टैग देखा तो एक पल के लिए वहीं रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली ही दुकान पर कोई खजाना मिल जाएगा। बाजार में कीमत 9 रुपए और कबाड़ में बेचने पर 6 रुपए। रुको, यह चीज नहीं है। मैंने माउस उस गुलदस्ते से हटा लिया। तभी वो गलती से उस पुराने कपड़े पर जा टिका, जिसे गुलदस्ते के नीचे गद्दे की तरह बिछाया गया था। स्क्रीन पर तुरंत जानकारी उभर कर आ गई। आइटम: पुराना कपड़ा। विवरण: फाउंडिंग रुमाल,
एक दुर्लभ और आउट ऑफ प्रिंट खजाना सामग्री, बुना हुआ कपड़ा, मिंग हंगुकाल, पुरानी हालत, गुणवत्ता औसत, सारांश, संग्रह करने योग्य, बाजार मूल्य 82 लाख। मैंने स्टॉल पर ज्यादातर चीजें चेक कर ली हैं और एकमात्र कीमती चीज असल में यह पुराना गद्दीदार कपड़ा ही है। मैं अपने हाथ की चीज नीचे रख देता हूँ, फिर मैं इधर उधर कैजुअली देखता हूँ और आखिरकार पास के एक जेड पेंडेंट की तरफ इशारा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला पसंद है। मैं उसकी सबसे कम कीमत पूछता हूँ। स्टॉल का मालिक वही दोहराता है जो उसने पहले कहा था। वह दावा करता है कि यह तांग राजवंश का है और उससे भी बेहतर शाही जेड पेंडेंट है। इतिहास रो रहा होगा। वह कहता है कि हाल ही में किसी ने 80,000 ऑफर किए थे और उसने तब भी बेचने से मना कर दिया था। इसमें कोई जान ही नहीं है। इसका रंग सूखा, फीका और स्लेटी है। स्लैब के अंदर बुलबुले हैं। सामग्री साफ तौर पर बहुत नहीं है। बुलबुले बहुत छोटे हैं। रंग की गहराई का कोई हिसाब ही नहीं है। पैटर्न ऐसे सख्त हैं जैसे गत्ते पर बने हों। मैं उनसे कहता हूं कि साफ साफ नकली चीज पर मुझे कहानियां मत सुनाओ। तांग राजवंश का शाही जेड, सच में माउस ने इसे पहले ही नकली मार्क कर दिया है। मैं कैजुअली कुछ लाइनें बोल देता हूं। एंटीक उपन्यास वाली एक्सपर्ट जार्गन। स्टॉल का मालिक तुरंत सन्न रह जाता है। काफी देर सन्नाटे के बाद वह झट से सिर हिलाता है। वह मुझे थम्स अप भी देता है। वह कहता है कि आज उसकी मुलाकात किसी एक्सपर्ट से हो गई है। वह इसे 100 में देने को तैयार है। अब बात कुछ समझ आई। मैं उससे कहता हूं कि इसे किसी कपड़े में लपेट दे। मैं नहीं चाहता कि इस पर खरोंच आए या यह आपस में टकराए। मैं कहता हूं कि मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। कपड़ा 1 युआन का, कुल मिलाकर 101 युआन। वह अपने कपड़े से ही इसे पैक करता है। वह कहता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। यहाँ की हर चीज एंटीक है। जाहिर है, वह कहता है कि कपड़ा भले ही पुराना लगे, लेकिन यह भी एक एंटीक ही है। अगर कोई इसे पसंद करने वाला मिल जाए तो वह इसे इतने में बेच सकता है। मेरा दिल बैठ जाता है। अरे नहीं, क्या इस बंदे को कपड़े की असली कीमत पता है? क्या वह इसका इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहा है? मैं पूछता हूं कि क्या वह एक चीथड़े के 20 युआन चाहता है? मैं कहता हूं कि वह बहुत बेईमान हो रहा है। वह कहता है कि 20 युआन तो भूतों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं। जो इसे पसंद करता उससे वह कम से कम 2,000 लेता। लेकिन आज मैं उसे पसंद आ गया हूं, इसलिए 200 काफी हैं। मैं उससे कहता हूं कि तुम सच में बहुत काले दिल वाले हो। मैं 20 ऑफर करता हूं। लेना है तो लो, वरना रहने दो। आज मैं अपनी बात पर अड़ गया हूं। अगर वह 120 में बेचता है तो मैं ले लूंगा, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह 20 के आंकड़े पर हंसता है। कहता है कि तब भी वह 19.5 कमा रहा है। कहता है कि मैं उसे बेवकूफ बनाने के लिए अभी बहुत कच्चा हूं। फिर कहता है कि मैं उसे पसंद हूं। तो ठीक है, 20 ही सही। कोई और होता तो उसे 190 से कम में नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि अगर मुझे यह डर न होता कि कोई मेरा जेड चुरा लेगा तो मैं उसे 2 फूटी कौड़ी भी न देता। चलो ठीक है, एंटिक कारोबार में 120 पक्के। पैसा और माल का लेन देन साथ साथ होता है। वह मुझे इसे संभाल कर रखने को कहता है, सौदा पक्का। मैं दर्जनों मीटर दूर चलकर रुक जाता हूँ। मैं कपड़े से जेड की सामग्री बाहर निकालता हूँ। फिर मैं इसे सड़क किनारे के कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। मैं फिर रुकता हूँ और अपने सामने सामने की दुकान को देखता हूँ जो एंड रुइजाई में मेरा स्वागत है। मैं पूछता हूँ कि क्या उनके यहाँ कोई वैल्यूअर है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बढ़िया चीज है। मुझे एक मास्टर की जरूरत है जो इस पर नजर डाल सके। अगर कीमत सही मिली तो मैं बेच दूंगा। औरत देखती है कि मैं खाली हाथ आया हूँ। वह सोचती है कि मैं भला क्या वैल्यूएशन करवाने आया हूं। हाँ, आखिर मैं किस चीज की वैल्यूएशन करवा रहा हूं? वह कुछ नहीं कहती और कपड़ा उठा लेती हैं। वह इसे खोलती हैं, फिर दोबारा खोलती हैं। आमतौर पर इस तरह का कपड़ा किसी पुरानी चीज को लपेटने के काम आता है, लेकिन इसे बहुत देर तक पलटने के बाद उसे लगता है कि उसने कुछ छोड़ दिया है। वह बार बार कागज की जांच करती है। आखिरकार वह शक भरी नजरों से मुझे देखती है। मैं उससे कहता हूं कि असली चीज तो यह कपड़ा ही है। वह पूछती है कि क्या मेरा मतलब कपड़े के इस टुकड़े से है। मैं कहता हूं हाँ, मिंग हंगू काल का है। एम्प्रेस द्वारा इस्तेमाल किया गया और क्या बहुत दुर्लभ पीस है। वह मुझे इंतजार करने को कहती है। कहती है कि वह एक कॉल कर रही है। वह एल्डर शीन को फोन लगाती हैं। कहती है कि उसके पास मिंग राजवंश का कपड़ा है, एक दुर्लभ पीस, और पूछती है कि क्या वह इसके बारे में जानता है। फिर वह कहती है कि मैं लिख लूंगा। वह उसे जल्दी करने की ताकीद करती है। ग्राहक इंतजार कर रहा है, यानी मैं। वह मुझे थोड़ी देर बैठने को कहती है। उसका दोस्त जल्दी ही पहुंचने वाला है। वह पास ही रहता है, इसलिए उसे जल्दी आ जाना चाहिए। मैं सिर हिलाता हूं और बैठ जाता हूं। औरत मेरे लिए एक कप चाय लाती है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मैं कप उठा लेता हूं। जैसे ही कप मेरे हाथ को छूता है, मेरी उंगली अपने आप माउस पर क्लिक कर देती है। इसकी सारी जानकारी तुरंत सामने आ जाती है। जब मैं देखता हूं कि कप 60,000 का है तो मैं खुद को रुकने से नहीं रोक पाता। मैं एक घूंट भरता हूं। फिर मैं नाटक करते हुए चाय के कप को गंभीरता से देखने लगता हूं। मैं बॉस की दरियादिली की तारीफ करता हूं। चाय का कप भी कोई पुराना पीस ही है। वह पूछती है कि क्या मैं पहचान सकता हूं। मैं कहता हूं कि यह शीन शिमवा का है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शीन सरकारों में से किसी एक की होगी। 3 बड़े कत्ल, झांगशी पांगशान कत्ल। सिर्फ यह अकेला कप कम से कम 50-60 हजार का होना चाहिए।
इस बार औरत सचमुच हैरान है। मैंने एक ही सांस में सही काल बता दिया और कत्ल का नाम भी ले लिया। यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, हर कोई यह नहीं कर सकता। वह अपना परिचय सोंग और शो के रूप में देती हैं। मैं अपना नाम बताता हूँ, वांगकाई। वह कहती है कि मैंने कुछ ही नजरों में उसका कप पहचान लिया। कई खजाना एक्सपर्ट भी ऐसा नहीं कर पाते। वह कहती है कि चीनी के बर्तनों की मेरी जानकारी बहुत गहरी होगी। मैं कहता हूं कि मैंने वाकई इसकी पढ़ाई की है। लगभग आधे घंटे बाद 40 के करीब उम्र का एक आदमी अंदर आता है। वह सोंग से पूछता है कि कपड़ा कहाँ है। वह कहती है कि यहीं है और बूढ़े शी का परिचय कराती है। फिर वह मेरा परिचय मिस्टर वांग के रूप में कराती है। वह कहती है कि यही वह कपड़ा है। बूढ़ा शी कहता है कि वह इसे देखता है। वो पक्का करता है कि ये वाकई मिंग राजवंश का है। वो कहता है कि ये एक रुमाल है, इसमें कोई शक नहीं। वो इसकी कढ़ाई की कला को गौर से देखता है। वो कहता है कि ये काफी अच्छी हालत में सुरक्षित है, इस पर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है। वो इसे एक छोटा सा चमत्कार बताता है। फिर वो पूछता है कि क्या मैं इसे बेचूंगा। चूंकि मैं इसे बाहर ले आया हूं तो मैं कहता हूं कि ये उसकी कीमत पर निर्भर करता है। वो 8 लाख की पेशकश करता है। तो यही है उसकी ईमानदारी। मैं कहता हूं रहने दो। वो तुरंत मुझे रोकता है। वो बढ़ाकर 10 लाख कर देता है। वो कहता है कि ये कीमत पहले से ही कम नहीं है। 10 लाख में उसे ये सचमुच बहुत पसंद आया है। अगर 10 लाख से भी बात नहीं बनती तो वो 11 लाख की पेशकश करता है। यह वाकई आखिरी हद है। बाप रे, ये तो उस माउस की कीमत से भी ज्यादा है। मैंने कभी नहीं कहा कि 10 लाख में बात नहीं बनेगी। मैं पूछता हूं कि क्या उसे 11 लाख पर पक्का यकीन है। वो तुरंत 12 लाख पर कूद जाता है और कसम खाता है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और वो कहता है कि अगर थोड़ा भी बढ़ाया तो उसका बटुआ भी थाने में रिपोर्ट लिखा देगा। चलो ठीक है, मैं इसे बेच देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मेरा फोन अचानक बज उठता है। मेरा असिस्टेंट बताता है कि मेरी आर्कटिक की ट्रिप का इंतजाम हो गया है। मैं किसी भी वक्त निकल सकता हूं। तहलका मचाने की हरी झंडी मिल चुकी है। मैं हंसकर कहता हूं, बहुत बढ़िया। मैं उनसे कहता हूं कि हम अभी निकल रहे हैं। फिर मैं पेमेंट का क्यूआर कोड मांगता हूं। मैं कहता हूं कि मैं 12 लाख का बोनस ट्रांसफर कर दूंगा। यह कहने के बाद पुराने जी और गानों और तमाशों के बीच मैं बाहर खड़े प्राइवेट हेलीकॉप्टर में सीधा कदम रखता हूं। फिर मैं सीधा आर्कटिक की तरफ उड़ चला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।